नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास कार्यक्रम भेंट मुलाकात में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद अली जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल था कि एक जो परिवार का एक आपका निकनेम है मुन्ना, मुन्ना से एक प्रसिद्ध डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट जावेद अली बनने तक का सफर कैसे हुआ? जैसा कि हम सब के साथ होता है, तमाम उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आए। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था और मेरे फादर यहाँ के बड़े एमिनेंट लॉयर थे, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। हम लोग 3 भाई बहन थे, मैं उनमें सबसे छोटा था, 2 मेरी बहनें हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि फादर मेरे जो हैं, जब मैं मेडिकल की पढ़ाई में गया और 1982 में ही फादर, जब मैं सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में मैं पहुंचा, उसी वक्त फादर का मेरे देहांत हो गया। उससे पहले की जो मेरी जर्नी है वो, मैं छोटा पारा एक जगह है रायपुर में, वहाँ बॉर्न हुआ और वहीं छोटा पारा के सरकारी स्कूल में पढ़ा, घर के बिल्कुल करीब था। 5वीं तक वहाँ पे शिक्षा लेने के बाद फिर मैं 6वीं क्लास से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर में दाखिल हुआ। बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं करीब 5 साल का था, उस वक्त स्कूल में एडमिशन जो होते थे वो 6 साल की उम्र में होते थे और हम लोगों को कान पे हाथ रख के ये देखा जाता था कि उम्र कितनी है। तो फादर मेरे जब मुझे लेके गए वहाँ स्कूल में, तो गुरुजी जी तो जो हेडमास्टर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि कान छू के दिखाइए। तो मैं 5 साल का था, कान नहीं छू पाया। उन्होंने बोला कि साहब आप छोटे हैं, और फादर को मेरे बोले कि वकील साहब ये तो इसकी उम्र कम है। तो फादर ने मुझे उनसे कहा कि गुरुजी इनको बैठने दीजिए, एग्ज़ाम मत दीजिएगा, घर पे ऐसे घूमते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। तो 5 साल की उम्र में मेरा एडमिशन हो गया और जब 1 साल गुजर गया तो उन्होंने, फादर ने उनको बोला कि भाई साल भर बच्चे नहीं पढ़ा है, आप इनको एग्ज़ाम लेके देखिए, नहीं पास होगा तो रिपीट करा देंगे। और एग्ज़ाम हो गया, पास भी हो गया। तब से 1 साल पहले ही मैं अपनी क्लास में चलने लगा भी था और एडमिशन हो गया। मतलब आपके अंदर वो जो एजुकेशन की एक ललक आ गई थी कि वो असल में क्या था, फादर हमारे जो थे, हमारे पिताश्री, उनको था कि बच्चों को सब काम खुद से आना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए जी। तो मेरे को नहीं याद आता कि फादर मेरे को पहली क्लास में एडमिशन कराने के बाद कभी स्कूल गए हूँ। आपका पारिवारिक माहौल एक वकीली अंदाज का था, जी। उसमें आपका ये मेडिकल की तरफ का कैसे रुझान हुआ? देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं दिल से चाहता था कि मैं लॉयर बनूं, क्योंकि घर में वैसा माहौल था। फादर मेरे बड़े एमिनेंट लॉयर हुआ करते थे रीजन के। मैं सब सुनता था, केस क्रिमिनल लॉयर थे, बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल रहता है। मतलब बहुत ग्लैमर भी था और मतलब केसेस सुनने के बाद बहुत से ऐसे मुजरिम, बहुत सारे ऐसे अभियुक्त आया करते थे जिन्होंने बड़े जुर्म किए हैं और वो बोले कि भाई वकील साहब मुझे तो छुड़ाना है। अब वो छुड़ाना जो है या जेल से रिहा करना, वो एक आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है। कैसे सच को झूठ, झूठ को सच बनाएंगे आप। तो एक मेरा बड़ा चाहत थी। लेकिन जब मैं कॉलेज में पहुंचा और मैंने कहा कि फादर से कि भाई मैं वकील बनना चाहता, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, अभी इस वक्त जो है वकालत जो है ठीक नहीं है और बहुत सारे फैसले जो हैं आपकी काबिलियत पे नहीं होते। बहुत सारे जुडिशरी में चेंजेस आ गए हैं, अगर तुम कुछ नहीं बन पाओगे तो मैं तुम्हें वकील बना दूँगा। एनीवे, तो मैं मेहनत करके उस वक्त मैंने बीएससी साइंस ले लिया था और साइंस लेने के बाद फिर मैंने पीएमटी दिया। पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं डॉक्टर की तरफ आ गया। लेकिन वो जो रुझान है आज भी बरकरार है, पिता वाला। वो क्या होता है, डीएनए में आता है आपके। वो आप किसी को कोई चीज़, कोई आर्ट जो है ज़्यादा सिखा नहीं सकते, वो इंसान के डीएनए में होता है। और मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान में एक कला होती है, हर इंसान में। कोई ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा कोई डॉक्टर, लॉयर या और कुछ बने, प्रोफेशनल बने। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी पढ़ाई कम होती है लेकिन दूसरी चीज़ों में वो बहुत अच्छा रहता है। मैं बार बार लोगों को यही बोलता हूँ कि हर इंसान को डॉक्टर, इंजीनियर
या और कोई ऐसा प्रोफेशन बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे में काबिलियत है, आप माँ बाप को चाहिए उसे पहचानें और उसको उस फील्ड में आगे प्रमोट करें। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ इसी सिलसिले में। देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। हम में से कितने लोग जानते हैं लता मंगेशकर जी की क्या शिक्षा रही, क्या एजुकेशन रहा। वो तो भारत रत्न रही और इतने लंबे पीरियड तक इतने सारे करोड़ों अरबों लोगों को उन्होंने एंटरटेनमेंट किया। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, हर इंसान में उनमें काबिलियत थी गाना गाने की, इंटरेस्ट जो चीज है उस तरफ भागे। वो सब जिनमें जो काबिलियत होती है, माँ बाप अगर उसको प्रमोट करें तो वो चीज़ें निखर के सामने आती हैं। हर इंसान बहुत हायर एजुकेशन लेके पढ़े और बहुत आगे तक जाए ज़रूरी नहीं है, उसमें जो कला है उसको निखारना चाहिए का। जी। अच्छा, जावेद सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि एक इंटरेस्ट होता है, एक कला होती है, और हमने पूरे छत्तीसगढ़ में कई डॉक्टर एसोसिएशन के बीच में भी आपको सुना है। आपके अंदर एक सिंगिंग की कला है, अब बहुत बखूबी से सिंगिंग करते हैं। ये जो सिंगर वाला है वो अभी जो हॉबी है उसको मतलब इतने व्यस्त प्रोफेशन के बीच कैसे बरकरार रखे हुए हैं? जैसे मैंने कहा कि ये सब जो शौक़ होते हैं ये इंसान के बचपने से रहते हैं। अब ये जो सिंगिंग या म्यूज़िक समझ लीजिए, सिंगिंग तो क्या है, एक म्यूज़िक है। बचपन से मुझे याद आता है कि हम जब छोटे हुआ करते थे, घर में छोटा सा एक रेडियो हुआ करता था। उस वक्त तो टेप रिकॉर्डर भी नहीं थे, कोई सुनने का कोई और दूसरा साधन नहीं था। तो कभी कभी गाने बजते थे तो हमारे घर पे एक रेडियो के बाजू में एक डायरी रखा रहती थी, जिसमें हम गाने सुनते थे और उसको अगर हमारी पसंद का गाना आता था तो उसके वर्ड्स हम लिख लेते थे। अच्छा, क्योंकि वो उस समय गूगल का दौर तो था कुछ नहीं था कि- नहीं, जी आपके जी पास अगर एक बार गाना आ गया, आप अगली बार ये गाना 4 महीने के बाद सुनते हो या 6 महीने के बाद सुनते हो, ये पता नहीं रहता था। तो ये जो एक शौक़ रहता है इंसान का, ये उस ज़माने से रहता है। तो बचपन से शौक़ था, लेकिन किसी वजह से डॉक्टरी प्रोफेशन में आने के बाद इतना ज़्यादा टाइम की डिमांड रहती है, इतनी ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आप अपने बहुत सारे शौक़ को पूरा नहीं कर सकते। फिर भी आ, अंदर ही अंदर जो शौक़ रहता है, अगर हम उसको निखार सकते हैं या जब भी मौका मिलता है तो मैंने उसको ज़िंदा रखा। और आज के दौर पे तो वो बहुत आसान है, हर तरीके की चीज़ें मौजूद हैं आपको इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं अपने शौक़ को पूरा करता हूँ। आप लोगों का कुछ ग्रुप भी है जिसमें आप लोग मेडिकल वाले सारे डॉक्टर्स जो हैं वो जी ग्रुप है ना? जी 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 तो वो क्या एक हर हफ्ते रहता है, हर महीने क्या करते हैं, मतलब कैसी प्रैक्टिस रहती है? देखिए, वो जो है एक ग्रुप है हमारा जो जिसमें हम डॉक्टर्स लोग हैं, कुछ जी 20 के करीब डॉक्टर हैं और वो सब स्पाउस के साथ आते हैं। और उसको हमने कहा कि डॉक्टर्स म्यूज़िकल क्लब। तो उसमें हम लोग बाय रोटेशन हर मंथ एक बार उसकी एक मीटिंग करते हैं। वो बेसिकली एक तरीके से गेट रिफ्रेशमेंट टुगेदर है होता या है। कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सिंगर तो कोई जी है नहीं, जी जी। लेकिन ठीक है, एक शौक़ है, गेट टुगेदर होता है, थोड़ा इन्जॉयमेंट होता है और अपने शौक़ भी पूरे कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कार्डियो स्पेशलाइजेशन है आपका, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और अभी के दौर पे ये देखा जा रहा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी हार्ट की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। जी, तो ये अभी का खान पान या अभी के एटमॉस्फेयर के कारण है या कुछ ऐसा है कि हम अपनी डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हैं? क्या वजह की छोटे छोटे बच्चों में भी हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, छोटे बच्चों से मतलब अगर आप समझते हैं कि 25 साल, 30 साल, 35 साल, तो ये अलग बीमारियां होती हैं। जी। अगर आप पूछना चाहते हैं कि और छोटे बच्चे, और छोटे भी कई, जैसे अभी हमारे यहाँ ओलंपिक हो रहा था जी, और छत्तीसगढ़ ओलंपिक के दौरान, तो उसमें स्पोर्ट्स के दौरान में 20-22 साल के बच्चों में भी ये चीजें जी। देखी गई है कि उनका तो स्ट्रोक आ रहे हैं। देखिए, 2 किस्म की बीमारियां होती हैं। एक तो होती है जिनको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं, मतलब जी जो माँ के पेट से बच्चों में आ जाती है। और दूसरी होती है एडल्ट हार्ट की प्रॉब्लम, जी जो समझ लीजिए कि पहले किसी ज़माने में 35-40 साल की उम्र में थी, आजकल वो कम हो गई है। तो जो छोटे बच्चों में होती है जी प्रॉब्लम, 5 साल, 6 साल, 8 साल, ये सब पैदाइशी रहती है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर जो हार्ट का होता है उनमें कहीं ना कहीं बनावट में कमी रह जाती जी है या ख़राबी रह जाती है, उसको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस कहते हैं। अब ये बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, इसकी बहुत सारी वजह हैं। जी देखिए, बच्चे में जो भी प्रॉब्लम आती है वो माँ की वजह से आती है। आप ये समझिए, जी अगर प्रेगनेंसी के दरमियान
अगर माँ को किसी ढंग की कोई बीमारी हो जाए तो बच्चों में दूसरी बीमारियां या कई किस्म की बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिनको हम मतलब टॉर्च कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हार्ट माँ को हो जाए जी तो बच्चे को गर्भ में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। एक दूसरी चीज़, अगर माँ में किसी ढंग से कोई बुरी आदतें हैं, मान लीजिए खुदा न खास्ता ऐसा कुछ है कि स्मोक करती हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो ये बहुत कम है, जी लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ये अनकॉमन नहीं है। तो वहाँ ये देखा गया है कि जो माएँ इन तरीके से किसी धूम्रपान का या इन नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, उनके बच्चों में या तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है बच्चे का, या हृदय रोग में प्रॉब्लम होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तीसरी चीज़ हमारी लाइफस्टाइल है। देखिए आज के ज़माने में अगर प्रेगनेंसी होती है तो माँओं को इतना काम है, घर के काम के अलावा भी जो जी फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं, वो बाहर का इतना काम करती है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, वो सब चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले तो सिर्फ घर में रहा करती अच्छा, थी। हेरिडिटी में होता है क्या, पॉसिबल है क्या कि कुछ हेरिडिटी में? बीमारियां देखिए हेरिडिटरी हो सकती हैं। जो लोग जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, उनको जी बच्चों को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपके पेरेंट्स को मान लीजिए कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, जी तो ये देखा गया है कि हम लोग हिस्ट्री में जब मरीज से पूछते हैं तो फैमिली हिस्ट्री भी जी पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री मतलब पेरेंट्स को किसी को प्रॉब्लम तो नहीं था, भाई बहन सब ठीक हैं या नहीं है, तो उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी फैमिली हिस्ट्री के साथ में, हेरिडिटी ज़रूर में है। जी। अच्छा, जिस तरीके से अभी अंग प्रत्यारोपण को लेकर सरकार ने परमिशन भी दे दिया जी है और बहुत सारे अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं, क्या हृदय प्रत्यारोपण पॉसिबल है? बिल्कुल है, और ये तो सब इस्टेब्लिश हो गया है। मेरा मतलब मैं आपको बताऊं कि देखिए कुछ प्रत्यारोपण जो हैं वो तो दुनिया भर में इस्टेब्लिश हैं। जी जैसे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, आँख के कॉर्निया का जी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं, ये सब इस्टेब्लिश हैं। लीवर ट्रांसप्लांट होता है, उसी तरीके से हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। प्रॉब्लम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का यही है कि आपको मेजर डोनर चाहिए। अब आप किसी जिंदा इंसान का हाँ, हार्ट वही निकाल वही के चीज तो जी नहीं लगा जी सकते। तो इसलिए उसके लिए सरकार ने बहुत पहल की है, भारत सरकार ने भी की है और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी की है। लोगों के बीच में अवेयरनेस, जी जैसे कुछ लोग होते हैं जो देह दान कर देते हैं, कुछ लोग अपने पहले से विल लिख देते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं अपने शरीर के अंगों को दान करना चाहता जी हूं। जब तक ये अवेयरनेस लोगों में नहीं आएगी, हम लोगों से कुछ भी नहीं ले सकते। ना आप उसका कॉर्निया ले सकते हैं, ना आप उसकी किडनी ले सकते हैं, ना आप उसका लीवर ले सकते हैं, और हार्ट लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं। जी तो अवेयरनेस लोगों में आ रही है, सरकार ने भी बहुत पहल की हुई है। और कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन जिसको हम बोलते हैं कि भाई मरने से पहले जी अगर किसी की विल है तो उसको निकाल लिया जाए और उसको फिर हम सर, इस पे थोड़ी सी विस्तार से बताइए कि जैसे कोई अपना हृदय प्रत्यारोपण के लिए एक व्हील तैयार करता है, बाय द वे मैंने किया, जी मतलब हमारी पब्लिक इस चीज को जानना चाहेगी क्योंकि ये प्रोग्राम को देख के वो उन्हें भी उत्सुकता रहेगी कि अगर हम चाहते हैं जी तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका, कि हम किस तरीके से। मैं समझ गया। देखिए ऐसा है कि आपके बोलने से नहीं होगा, जी इसका एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि एक सरकार की एक एजेंसी है, उसके पास आपको अपनी वो बिल देनी पड़ती है, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। उनके एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि भाई मैं अपनी खुशी से अपनी देह दान करना चाहता हूँ या अपना ये देना चाहता हूँ। और ऐसी किसी सिचुएशन में अगर ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाए तो फिर वो जो कमेटी है वो आइडेंटिफाई करके रखती है लोगों को, और वो लोगों को निर्देश देती है कि भाई ऐसी ऐसी किसी कंडीशन में इनके सब मतलब चीज़ें वो कंडीशन क्या होती है, जैसे क्या वो कोमा में चले गए हैं, क्या जी मतलब क्या जी क्या प्रोसेस, ब्रेन डेड, ब्रेन डेड जब हो जाता है तब कोमा से नहीं होगा, जी ब्रेन डेड होना चाहिए। सरकार के क्लियर कट गाइडलाइंस हैं जी कि इंसान को ब्रेन डेड होना चाहिए, तभी उसको हम उसके शरीर के अंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मरीज जो आदमी ब्रेन डेड है वो पहले से उसकी सहमति होनी चाहिए कि भाई मेरे अंग का
प्रत्यारोपण दूसरों में किया जा सकता है, या फैमिली उसको चाहे कि देना, तो ही मुमकिन है। हम ज़बरदस्ती किसी से नहीं ले सकते। जी। बहुत से लोग हैं जो ब्रेन डेड हैं, लेकिन हम उनके अंगों को नहीं ले सकते। इसके लिए हमारी विलिंगनेस या फैमिली की विलिंगनेस होनी ज़रूरी है, और विलिंगनेस तभी आएगी जब हम लोगों में अवेयरनेस जगाएंगे। जी। हम ये बताएंगे कि अगर आप किसी को देह दान करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम आपकी जो है दूसरों को दे सकते हैं, जो जो हम उनके बाद भी जिंदा रह सकते जी, हैं। जी। अगर आपने कॉर्निया दे दिया तो आपकी आंखों से दूसरा आदमी देख रहा है, आप जिंदा हैं। अगर आपने किडनी दे दी या आपने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कुछ दे दिया, तो आप किसी न किसी रूप में आप जिंदा हैं। तो ये जो है विलिंगनेस होनी चाहिए, और ये विलिंगनेस सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस से आ सकती है। सर, मैंने कुछ डॉक्टर से जब मेरी मुलाकात होती है, बात करती हूँ, तो उनका कहना था कि कई बार ये जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारे साथ ये होती है कि जब वो एक्सीडेंटल केस आ जाते हैं, जी, और एक्सीडेंटल केस में जब वो नहीं बच रहे हैं, कुछ ऐसी है, तो पेरेंट्स मतलब उनकी फैमिली वाले कई बार अप्रोच करते हैं कि हमारे इन लोगों के साथ में आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर लीजिए। हार्ट के साथ में ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि हार्ट का सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है कि जब हार्ट फेल हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कितने देर तक, कितने टाइम के बीच में आप ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बताया विलिंगनेस होनी जी। चाहिए। या तो मरीज खुद से विलिंगनेस साइन करे जी। जिंदा रहते हुए, या फैमिली वाले जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, डॉक्टर बोलें कि इनका बचना नामुमकिन है और ये ब्रेन डेड है लेकिन इनके दूसरे अंग चल रहे हैं, फैमिली इसमें साइन करे, तो उस कंडीशन में हम लोग किसी एक्सीडेंटल केस में ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाए तो हम उस जीवित मरीज में, मतलब ब्रेन डेड लेकिन जी। जिंदा, जी। हमारे और यहाँ उसमें भी ये है कि बीमारियां ना हो ना। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, देखिए, जी। कि मरीज को मृत तभी कहा जाता है जब वो हृदय उसका रुक जाए। जी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अब एक ब्रेन डेड भी एक सिचुएशन आ हाँ, गई, जब ब्रेन बचा ही नहीं तो आपके हार्ट फिर आपके जिंदा प्रोसेस। रहने से, जी। वेजिटेटिव फेज में जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं है। जी। जो आप पूरी सोसाइटी, घर, सबके लिए आप बोझ हैं और किसी जी। काम के नहीं। तो विलिंगनेस होगी और ब्रेन डेड पेशेंट होगा तो उसको निकाला जा सकता है, और उसका एक हर अंग का एक अपना अपना टाइम है। जैसे हार्ट के लिए 6 घंटे 7 घंटे ही आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, आप उसको इंडेफिनिट नहीं रख सकते। मतलब हार्ट को किसी मरीज से निकाला, उसको हार्वेस्ट किया, उसको रखा कंटेनर में और उसको ट्रांसपोर्ट किया ऐसी जगह पे जहाँ पे हृदय की ज़रूरत है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन जो है कुछ घंटे लग सकते हैं। बाहर के मुल्कों में तो लोग हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं, जी। जहाज़ों से, उनके प्राइवेट जहाज़ होते हैं उनमें उठा ले जाते हैं। लाखों रुपए का काम है, करोड़ों रुपए इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हमारे छोटे शहरों में इधर उधर हो रही हैं और हम गाड़ियों से आ जाते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि उसके लिए स्पेशल रूट तैयार कर लेती है पुलिस, और ग्रीन कॉरिडोर कहलाता है, जी। कि सबको खाली करा के स्पेशल उस गाड़ी को जी। ट्रांसप्लांटेड, जो ट्रांसप्लांट के लिए जो भी ऑर्गन जा रहा है उसको एक फ्री वे दिया जाता है। ऐसी सब चीज़ें तो हो रही हैं, सरकार काम भी कर रही है, हॉस्पिटल भी कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की। सर, मुझे एक चीज और लग रही है कि अवेयरनेस के साथ साथ ये एक महंगी पद्धति भी होती है कि जिसको हर एक सामान्य वर्ग का इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है, आज की डेट में देखेंगे तो। देखिए, ऑपरेशन तो बहुत जटिल है, जी। इसमें एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर से काम नहीं बनता। आप समझिए, इसमें पूरी टीम चलती है। जी। समझ लीजिए फौज के जैसा काम चलता है और वॉर फुटिंग पे चलता है। जब रात को अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और रात को ही उसका हार्ट वहाँ से लेके ट्रांसपोर्ट करके यहाँ आना है, तो 2 टीमें एक साथ काम करती है। एक वहाँ जो हार्ट को जी। निकालेंगी या ऑर्गन को निकालेंगी, जी। और एक यहाँ पे जो रेसिपिएंट को तैयार करेंगी, प्रिपेयर करेंगी। जितनी देर में वहाँ से आएगा उतनी देर में यहाँ पे इसका जो हार्ट है, ये जो कुछ भी है, तैयार होके रहेगा। जैसे वो पहुँचा उसको करना। तो कुल मिला के देखिए, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट फ्री नहीं हो सकता। कैसे फ्री हो सकता है? ये सरकार ने अपनी कुछ नई स्कीम में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सरकार ने, मैंने पढ़ा कि हार्ट ट्रांसप्लांट को, लिवर ट्रांसप्लांट को अपनी स्कीम में रखा है, और सरकार इसका काफ़ी हद तक उसका खर्चा वहन करती है। लेकिन बात आपकी सही है तो महंगा सौदा, और
ज़्यादा प्रॉब्लम जो है महंगे और अवेयरनेस में भी है कि आप मतलब वो सेकंड्स की वैल्यू होती है उस समय। बहुत सेकंड्स की वैल्यू होती है। प्रॉब्लम यह है कि आपने किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद भी मरीज को जिंदगी भर दवाइयाँ खानी, जी और जो दवाइयाँ हैं वो अच्छी खासी महंगी होती हैं। जी ये एक अलग इशू है। सरकार इस पे भी काम कर रही है कि भाई ट्रांसप्लांट तो करा दिया, अब मान लीजिए 10-15 हज़ार रुपये महीने की उसको दवा खानी है, तो एक गरीब आदमी के लिए मुश्किल का मामला है। तो चल रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे बॉटलनेक हैं, लेकिन उम्मीद है आने वाले वक्त पे हम इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में इस तरीके का कुछ केसेस आया है कि नहीं हुआ है अभी तक में? हमारे यहाँ तो सब केसेस हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ वहाँ पे रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी तो एक आम बात हो गई है, मैं हार्ट की लिवर बात। ट्रांसप्लांट हो नहीं। देखिए छत्तीसगढ़ में अभी एक के बाद एक चीज़ें होंगी। जी। हमारा बहुत ही नया स्टेट है, आप ये समझिए 20 साल हुए, 22 साल हुए बन के। अभी सब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, और इतने सारे हॉस्पिटल्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जी कोई नई तरीके से सब चीज़ें होने लगी। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में थोड़ा सा और वक्त लगेगा। मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में हार्ट ट्रांसप्लांट भी ज़रूर होगा। लिवर ट्रांसप्लांट देखिए होने लगा, वो भी बहुत जटिल जी है, ऑपरेशन है, लेकिन हो रहा है। अब आखिरी एक ही चीज़ बची है, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन। बस ये एक चीज़ बची हुई है। अगर ये हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि हम मेट्रोपॉलिटन जो भी सिटीज़ हैं उनके बराबर ही बनेंगे। डॉक्टर जावेद, मैं एक चीज आपसे और जानना चाह रही थी कि अभी जो जनरेशन है, हमारी जो दिनचर्या है वो बहुत बदल गई है। जी। और बदलती दिनचर्या पे ये हो रहा है कि कई बार आदमी गाड़ी चलाते चलाते उसको स्ट्रोक आ जा रहा है, कार्डियक स्ट्रोक है कहा जाता है, वो रास्ते पे गिर रहा है। कई बार बच्चे स्कूल के कॉलेज के दौरान गिर रहे हैं, या हम ऑफिस में भी ये घटनाएं दिख रही है, और कई आप लोगों ने भी वीडियोस देखे होंगे ऐसे। इस तरीके की घटना जब कहीं पर हो जाती है तो एक हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पे आप बताइए कि किस तरीके से वहां पे जो प्राथमिक उपचार देना चाहिए उन्हें? जी। जब कभी भी देखिए ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई मनुष्य या कोई आदमी अगर रास्ते में जा रहा है और वो बेहोश हो जाए, जी तो कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं हर इंसान को आनी चाहिए, जिसको बेसिक लाइफ सपोर्ट का BLS कहते हैं। जी अब इतना बड़ा मुल्क है, इतने 120-140 करोड़ लोग हम रहते हैं, सबको सिखाना मुश्किल है, लेकिन जो लोग सीख सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं समझता हूँ उन सब लोगों को ये आना चाहिए कि कैसे करते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है, कैसे चेस्ट में कंप्रेशन किया जाता है, कैसे देखा जाता है कि मरीज जो है सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, उसकी पल्स चल रही है नहीं चल रही। क्योंकि अगर आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम आ गया जी तो हो सकता है कि आप बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं, और वो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। कितने बार चेस्ट पे कंप्रेशन करना है, कितने बार मुंह ऑक्सीजन देनी है, और उससे पहले आपको ये देखना है कि मरीज सांस ले रहा है, दिल की धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है। यही है। यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है, उसको देखा जाता है कि भाई वो फील हो रही कि नहीं हो रही, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सुना जाता है। ये चीज़ें, दो चीज़ें अगर आपने देख ली कि ये दोनों चीज़ें एब्सेंट हैं, तो आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट स्टार्ट करना है। ये मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ कि जो एजुकेशन में जो चेंज हो रहा है उसमें शायद आने वाले वक्त पे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पार्ट ऑफ कैरिकुलम होगा। यस, स्कूलों में भी होना चाहिए। स्कूलों में होगा, मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं उस पर पढ़ाया जाएगा कि क्या बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, ताकि हर बच्चा जो 5वीं 6वीं 8वीं क्लास में जैसा भी सरकार चाहे उसको इंक्लूड करे, ताकि बच्चा जो है 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में जब पहुंच जाए और एक उस एज में रहे तो वो बेसिक लाइफ सपोर्ट दे सके किसी को। तो वो बहुत मैं समझता हूँ कि गेम चेंजर होगा। अच्छा, तो अगर बच्चों को में मतलब अगर बच्चों को आएगा, भाई हर बच्चा जब ये पढ़ेगा तो आने वाली जो जनरेशन होगी आज से 20 साल के बाद, वो बच्चे सब पढ़ के जब हम, तो उनको सबको आएगा। और जो हमारी यूनिफाइड एजुकेशन पॉलिसी है तो पूरा
कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर सब बच्चों ये पढ़ेंगे, जी और जैसे कि हमारे आज के बच्चे पढ़ने लगे, जब सबको ये चीज़ें आएंगी तो ऑब्वियसली फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट आ जाएगा सबको। डॉक्टर साहब, मेरे एक से आपसे एक आखिरी सवाल था कि कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा जो मेहनत देखी गई है वो डॉक्टर्स की देखी गई है। मतलब वो अपना घर छोड़ के रहे हैं और कई बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर जो है वो अपनी जान भी गंवाए हैं, उस दौरान में उनकी भी जाने गई है। और उसके साथ ये चीज़ देखा गई कि वो पेशेंट से बहुत कई बार बहुत बाई हार्ट जुड़ गए थे वहाँ पर, और उनके अंदर में डिप्रेशन और ये सारी स्थितियाँ डेवलप हो गई हैं। इस तरीके की सिचुएशन कभी आपने फेस किया? क्योंकि 3 साल का दौर था और आप जिस हॉस्पिटल में हैं वहाँ के पूरी वार्ड पूरे भरे हुए थे उस समय, आप लोगों ने इतनी सेवाएं दी थी, तो कभी आप लोग भी उस समय फेडअप की स्थिति आ गई थी कि क्या हो रहा है, हम कहाँ फंस गए हैं वाले नहीं, स्थिति? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं कुछ चीज़ें थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। कोरोना का जो पीरियड था वो 100 साल में एक बार आता, इस तरीके की जो त्रासदी होती है। और इस पीरियड में डॉक्टरों ने तो काम किया, हम लोग सब उसमें शामिल थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों ने काम किया, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं। देखिए, फ्रंट लाइन वर्कर में डॉक्टर्स के अलावा बहुत से लोग आते हैं, हमारा नर्सेज आती हैं, टेक्नीशियंस आते हैं, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने कितना काम किया। मेडिकल स्टोर्स, दवाइयाँ अगर आपको नहीं मिलेंगी, जितने सारे लोग बीमार, करोड़ों की तादाद में लोग बीमार, तो मेडिकल वर्कर्स, ये सब जो लोग हैं, सब लोगों ने सर बहुत काम किया। बट कोरोना पीरियड ऐसा था कि लोग जैसे हम एक भगवान को याद करते थे, वो डॉक्टर्स को याद कर रहे थे जी, कि किसी भी डॉक्टर के शरण पे हम चले जाएं। वो इसलिए कि हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में थे पेशेंट के। जी लेकिन काम सब ने किया, और ये मिलजुल के ही जो हमने काम किया उसी का असर है कि हम इसको काफ़ी हद तक कंटेन कर पाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा त्रासदी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह गई। बात कि इस पूरे काम को करते करते कभी हम लोग को कभी तो कोई डिप्रेशन आया, कुछ आया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब पहली वेव खत्म हुई तब तक के काफ़ी हद तक के स्थिति संभल गई थी, आप लोगों ने रिसर्च हो गई, हमें भी समझ में आ गया था, डॉक्टर्स को भी समझ में आ गया था, WHO की भी क्लियर कट गाइडलाइन थी, भारत सरकार की भी क्लियर कट गाइडलाइन आ गई, कौन सी दवा देना, कौन सी नहीं देना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने भी अपनी तरीके से गाइडलाइन बनाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जब पहला जो टीका आ गया जी और उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगा, तो हम लोग उनमें से सबसे शुरू में थे। जब रायपुर में लगा तो मैं वन ऑफ द फर्स्ट था, शुरू समझ लीजिए। मुझे पता था, ये डॉक्टर्स को, बहुतों को, सबको पता था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है इसका, जो है वैक्सीनेशन। जी दुनिया की कोई ताकत, कोई दवा किसी वायरस के खिलाफ काम नहीं कर रही थी, और वैक्सीनेशन ही आपको बचा सकता था। तो हम लोगों ने पहला वैक्सीनेशन लिया। इसलिए जब सेकंड वेव आई, जो नेक्स्ट ईयर आई 2021 में, उसमें तो इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोगों की मौत हो गई कि आप बता पाना मुश्किल जी, है। बहुत करीबी लेकिन गए हैं हमारे। उसमें डॉक्टर्स जो हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं मरे या कम मरे, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है उनकी डेथ कम हुई। रीज़न ये कि उन सबको वैक्सीन लग गया था, किसी को फर्स्ट डोज, किसी को सेकंड डोज, और उसकी वजह से बच गए। तो बहुत अफसोस भी हुआ, सरकार ने बहुत कोशिश की कि लग जाए, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लगा पाना मुश्किल था, इसलिए फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले लगा। और उस सेकंड वेव जब आई तो बहुत लोगों की डेथ हो गई, लेकिन हम लोगों ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मुझे आपको बताते हुए अच्छा भी लगता है कि ना तो एक भी दिन ऐसा हुआ कि हम हॉस्पिटल नहीं गए, या एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपनी क्लिनिक बंद रखी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप पहले भी हमारे चैनल में एक अपना सिंगिंग का प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, और अभी आपने बताया कि आपकी एक हॉबी है गाना, तो चलते चलते दर्शकों के लिए आपका जो सबसे फेवरेट गाना हो वो एक गाइएगा। गाने तो रफ़ी साहब के गाता हूँ, बहुत सारे फेवरेट हैं, अब 2 लाइनें सुना दे। जी जी जरूर। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें,
जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे, वादियाँ मेरा दामन। नमस्कार। दोस्तों, ये थे डॉक्टर जावेद अली जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने आज आप सभी को बताया कि अगर हृदय से संबंधित किसी भी तरीके की परेशानियां आती है तो हम उसका सामना कैसे करें, और जो आज की आधुनिक तक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आज हम हृदय प्रत्यारोपण तक पहुंच गए हैं, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। इसी तरीके से अगले एपिसोड में हम किसी शख्सियत के साथ आपकी फिर मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर।